जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो सारे मेरे भाई बहन जो हैं आ जाइए वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 5 देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी 4 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। हम जल्दी जल्दी खींचेंगे, क्योंकि भाई आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट जो हम ये भी आएंगे, बाकी क्लासेस जो है वो भी प्रॉपर अब आने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी नहीं, यूपी प्लस जो है, यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो 6 महीने के अंदर बोला गया था। अब उसकी डेट जो है वो कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, जैसी डेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट और अपनी पढ़ाई पर बराबर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है आए तभी आप पढ़ने बैठें, तब तक बहुत वक्त निकल जाएगा भाई, आप पछताते रह जाओगे। इसीलिए हम पहले ही बोल रहे हैं कि जो अपनी पढ़ाई है बरकरार चलाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए इस प्रैक्टिस सेट में, और ईमानदारी से बताना कि इस प्रैक्टिस सेट में आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है भाई। कमेंट कर ज़रूर बताएं। चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आता हुआ, और ये टपटपाता हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंखें दिखाता हुआ इसको फोड़ दो जरा। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, संसद ने, यानी कि भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, संविधान सभा ने, गवर्नर जनरल ने। यहाँ पर आप बता सकते हो कि किसने बनाया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको संविधान सभा ने। क्या? संविधान सभा ने। तो संविधान सभा की बात करें तो भाई साहब एक बैठक होती है सबसे पहले 9 दिसंबर 1940 को बैठक होती है, जो कि पहली बैठक होती है संविधान सभा की, पहली बैठक। अब ये पहली बैठक जो होती है संविधान सभा की, यानी कि इसमें अध्यक्ष चुने गए थे, वो भी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष इसमें चुने गए थे। अब भाई अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो चुने कौन गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सिन्हा को, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप कुछ भी कहें, ठीक है भाई। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर सबसे पहले आपको पहली बैठक में चुना जाता है। क्यों चुना जाता है? क्योंकि भाई पहली बैठक में इसीलिए चुना जाता है कि उस संविधान सभा के जो पहली बैठक हुई थी उसमें जितने भी सदस्य थे उसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे उनको पहले चुना गया था, लेकिन वो अस्थायी सदस्य थे। लेकिन इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, 11 दिसंबर 1940 को इसकी दूसरी बैठक होती है। कौन सी दूसरी बैठक? अब इसकी जो दूसरी बैठक होती है इसमें स्थायी सदस्य चुना गए थे। कौन से स्थायी सदस्य? वो स्थायी अध्यक्ष। अब स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो चुना कौन गया था? तो भाई वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुनते हुए संविधान सभा ने, तो संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाया था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। देखिए ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और बताइए इसका आंसर क्या है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? यानी पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो है वो किस महीने में होती है? मार्च, जनवरी, जून और सितंबर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर जो है वो क्या आने वाला है। जैसे कि हम उपसौर के बारे में आपसे बात करें, यहाँ पर आपको उपसौर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उपसौर। देखिए 2 स्थिति होती हैं यहाँ पर। कितनी स्थिति बनती है? 2 स्थिति बनती है। कौन कौन सी स्थिति बनती है? एक तो है कि पृथ्वी जो है सूर्य से, किससे? सूर्य से नज़दीक है, यहाँ पर हम यूँ कहें या निकट है। क्या है? निकट दूरी है या नज़दीक की दूरी है। एक स्थिति ये है, और भाई एक स्थिति ये है कि पृथ्वी जो है सूर्य से अधिक दूरी है। क्या है? अधिक दूरी है, ठीक है भाई। ये 2 स्थिति होती हैं। अब इन 2 स्थितियों में पृथ्वी सूर्य के निकट अगर होती है, या फिर सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, पृथ्वी के निकट क्या होता है? सूर्य नज़दीक होता है, तो उस जगह पर हम कहते हैं उपसौर। क्या होता है वो स्थिति जो होती है वो होती है उपसौर। और ये जो होती है वो होती है 3 जनवरी को, ठीक है मेरे प्यारे भाई,
ये कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। लेकिन पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है या फिर सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, तब वो स्थिति कौन सी होती है? तो उसे हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? वो स्थिति होती है आपकी अपसौर की, और अपसौर की जो स्थिति होती है वो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को ये स्थिति होती है। यहाँ पर पृथ्वी की बात की गई है, तो पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, बाकी सारे ग्रहों पर खोज चल रही है कि कहाँ पर जीवन संभव है, कहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का वायुमंडल अच्छा है जीने के लिए। ठीक है, और पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है, और वो भी उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्या है? चंदा मामा दूर के यही चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, और इसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर यहाँ पृथ्वी से दूरी हो जाती है, और यहाँ पर आपका आंसर होता हुआ जनवरी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने। ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट बताते जाइए। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस युद्ध से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी, यानी किस युद्ध से भारत में मुगल वंश की जो है वो नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, कन्नौज का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ पर पानीपत के युद्ध के बारे में बताया गया है कि पानीपत का युद्ध, हालांकि आपका आंसर भी मुगल वंश की नींव पड़ी थी, तो यही आपका राइट आंसर है। लेकिन पानीपत के युद्ध के बारे में बात करें तो भाई पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, लेकिन ये पानीपत के युद्ध तो 3 हुए थे। कितने हुए थे? टोटल 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। कौन कौन से भाई साहब? एक तो हुआ था 1526 में, एक हुआ था 1556 में, और एक हुआ था 1761 में। ठीक है, तो एक 1526 में हुआ था। ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तो भाई ये युद्ध हुआ था 1526 में, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। 1526 में जब ये युद्ध होता है, तो ये युद्ध होता है वो होता है अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है भाई, 1761 का युद्ध होता है, वो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का सेकंड युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा युद्ध। ठीक है भाई, ये 3 युद्ध पानीपत के होते हुए यहाँ पर मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध होता है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध होता है, जो कि तीसरा पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कन्नौज का युद्ध, प्लासी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। कन्नौज के युद्ध के बारे में बात करें तो भाई कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी, इनके बीच में होता है। और जीत तो वैसे भी शेरशाह सूरी की होती है, क्योंकि 1540 से लेकर के 45 तक दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर कौन बैठ जाता है? शेरशाह सूरी बैठ जाता है। ठीक है, बाकी प्लासी का युद्ध भी इसमें दिया हुआ है। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757, अब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इसमें क्या है? अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला जो है युद्ध करते हैं, अंग्रेज़ों की जीत होती है इसमें। ठीक है भाई, हल्दी घाटी का युद्ध इसमें दिया हुआ है। अब हल्दी घाटी का युद्ध जो है भाई साहब 1576 में यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध होता हुआ, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गया आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, आंसर दे दीजिए धड़ाक से। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? क्या गजब का क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर भी बेहतरीन आपके मुंह से सुनना चाहूँगा मैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये यहाँ पर आंसर होता हुआ। लेकिन किस तरह से ये होता है? तो भाई दिल्ली सल्तनत, आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत जब आई थी अब दिल्ली सल्तनत जब आई थी तो दिल्ली सल्तनत ने
कितने वंश दिल्ली सल्तनत बनी तो कितने वंशों ने यहाँ पर राज किया था भाई? यहाँ पर टोटल कितने वंशों ने राज किया था? 5 वंशों ने राज किया था। कौन सा? गुलाम वंश, गुलाम वंश भाई साहब। अब गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, क्या है आपका है सैयद वंश। सैयद वंश के बाद में आपका आ जाता है लोधी वंश, जो कि लास्ट वंश आपका होता है लोधी वंश। चलिए देखें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये होता है। गुलाम वंश जो है वो 1206 से लेकर के आपका 1290 तक रहता है। 1290 से लेकर के 1320 तक आपका जो खिलजी वंश रहता है। 1320 से लेकर के 1414 तक आपका जो है तुगलक वंश रहता है। सबसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, हम आपको यहीं पर बता देते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सबसे अधिक यानी सबसे लंबे समय तक टिका रहने वाला वंश कौन सा है? आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे इनमें से 4 जो कि आपसे पूछा होगा, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कि तुगलक वंश, जो कि सबसे अधिक समय तक टिका रहा था, या यूँ कहें कि सबसे अधिक समय तक चला था, वो कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। ठीक है भाई। यहाँ पर सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर के 1451 तक रहते हैं, और 1451 से लेकर के 1526 तक यहाँ पर आपका लोधी वंश रहता है। ठीक है भाई। ये दिल्ली सल्तनत और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले आकर के 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले दिल्ली का सुल्तान कौन माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी किसे माना जाता है? यानी कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक की बात करें, अब भाई दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? तो दिल्ली सल्तनत का, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत का वो वास्तविक संस्थापक, अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का आपको पूछ लिया वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, अरे रुक जा भाई, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर वास्तविक संस्थापक होते हुए। ठीक है भाई। अब यहाँ पर भी 1210 से लेकर के 1236 तक आपका दिल्ली सल्तनत पर राज करता है इल्तुतमिश। ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता हुआ, यूपी के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूरा, छपेली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि ये दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि ये है क्या। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूरा, छपेली, इनमें से किससे संबंधित है? ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं क्या ये लोक नृत्य है? क्या ये प्रसिद्ध मेले हैं, या फिर लोक चित्र कलाएँ हैं? ये आपको इनमें से ऑप्शन बताना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है लोक नृत्य, तो यही आपका आंसर होता हुआ, क्योंकि नौटंकी है, रासलीला, कजरी है, झोरा है, छपेली है, जैता है, ये सब क्या है? यहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं यूपी के। वैसे भी यूपी में एक शास्त्रीय नृत्य और है, यानी कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य, यूपी का जो है वो शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? वो है कथक। क्या है भाई? कथक जो है वो यूपी का शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर होते हुए। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए बताइए, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? आपको अर्जेंटीना देश दिया हुआ है और अर्जेंटीना की राजधानी आपसे पूछी हुई है कि अर्जेंटीना की राजधानी जो है यहाँ पर कौन सी है? ब्यूनस आयर्स है, मनीला है, ताशकंद है, ओटावा है। ये यहाँ पर आपको कैपिटल दी हुई है। ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, ये मनीला दिया हुआ है, ताशकंद दिया हुआ है, ओटावा दिया हुआ है, यानी कि ताशकंद और ओटावा तीनों 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो मनीला जो है, तो भाई इसको तो लगाना मत। क्यों ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि जो मनीला जो है ना वो ऐसा फिलीपींस की राजधानी है। अब इसको लगा दोगे तो आप गलत हो जाएगा। अब ताशकंद की बात करें तो ये उज्बेकिस्तान की है। किसकी है?
उज्बेकिस्तान की। अब ये उज्बेकिस्तान की हो जाएगी तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। ओटावा कहाँ की है, तो भाई साहब ओटावा तो कनाडा की है। कहाँ की है, कनाडा। तो ये ऑप्शन तो आपके यहाँ पर होते नहीं भाई, क्या ये ऑप्शन यहाँ पर होते नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो बचा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अर्जेंटीना की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होते हुए ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिए, आजा भाई आजा। चलिए, अरे कहाँ गया, 1 सेकंड रुको। ये ऑप्शन तो ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था, बाकी ये वाला है। अरे आजा भाई, ये गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। यानी भारत और चीन के बीच की आपको सीमा पूछा हुआ है कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो कौन सी है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सीमा है, लेकिन आपको ये पहचानना है कि सीमा है कौन सी। ठीक है, डूरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, जलडमरू मध्य है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, बताइए कि कौन सी सीमा है। यहाँ पर सीमा पूछी है आपको, ना कि सीमा हैदर पूछी गई है। ठीक है भाई, नहीं तो लप्पू जैसा सचिन हो जाएगा यहाँ पर। बताइए, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, जलडमरू मध्य और रेड क्लिफ रेखा। चलिए बताइए, आपके सामने ये ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जैसे कि डूरंड रेखा है। अब भाई डूरंड रेखा जो है ये तो अफगानिस्तान के बीच में है। किसके बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, यानी अफगानिस्तान और पाक के बीच में है। यहाँ पर जलडमरू मध्य की बात करें तो भाई साहब जलडमरू मध्य जो है वो भारत किसके के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में आपका जलडमरू मध्य होता है। बाकी रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, यानी कि भारत और पाक के बीच में हो जाएगी आपकी रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मैकमोहन रेखा, जो कि चीन और भारत के बीच में होती है। मैकमोहन रेखा जिसको 1914 में ये लाइन खींची गई थी, ये सीमा बनाई गई थी, स्थापना की गई थी, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जीएसटी से दरअसल जो है क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। जीएसटी जो है, जीएसटी से क्वेश्चन आपके आते जाते रहते हैं। ठीक है, आप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको जीएसटी से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही जीएसटी से क्वेश्चन आया हुआ है। जरूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन आए, जीएसटी से कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जीएसटी को आप एक बार देख जरूर लेना। इसमें देखिए, सबसे पहले जीएसटी लागू की थी वो किस देश ने की थी, यूके ने, कनाडा ने, फ्रांस ने या यूएसए ने। ये आपके सामने ऑप्शन है। चलिए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जीएसटी के बारे में बात की हुई है। किसके बारे में, जीएसटी के बारे में यहाँ पर बात की हुई है। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में यहाँ पर बात की हुई है। एक बार इसको ऊपर थोड़ा ले लें, तो जीएसटी के बारे में यहाँ पर बात की हुई है। ठीक है भाई, चलिए जीएसटी। अब जीएसटी की बात करें तो भाई जीएसटी जो है वो 3 प्रकार की, एक होती है एसजीएसटी, एक होती है सीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी आपकी 3 प्रकार की जीएसटी। लेकिन टैक्स की बात करें कि जीएसटी में जो है आपको टैक्स कितना देना पड़ता है, तो आप कहोगे हो अरे भाई टैक्स तो 5% का देना पड़ता है, टैक्स हमें 12% का देना पड़ता है, और टैक्स हमें 18% का भी देना पड़ता है, और टैक्स हमें 28% का भी देना पड़ता है। यानी कि 5, 12, 18, 28% के इसमें टैक्स इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, जो कि जीएसटी है। और जीएसटी जो है वो इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर लागू जो की गई थी वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा यहाँ पर भारत में लागू होती हुई। और कब, 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर लागू होती हुई। ठीक है भाई, 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई से ही यानी कि 1 जुलाई को है
तो 1 जुलाई को यहाँ पर जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को जीएसटी ही नहीं बल्कि एसबीआई डे, क्या एसबीआई डे या एसबीआई दिवस कहें, और जीएसटी और इस दिवस इन दिन भी वो सॉरी 1 जुलाई को ही डॉक्टर डे यानी कि डॉक्टर्स डे, ठीक है। तो ये दिवस भी यानी कि जीएसटी दिवस, एसबीआई और डॉक्टर्स डे किसको 1 जुलाई को ही होता है, ठीक है भाई। कौन? जीएसटी। अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे क्या कि किस देश ने लागू की थी, तो यहाँ पर फ्रांस ने लागू की थी। यहाँ पर कनाडा भी बहुत सारे लोग ऑप्शन लगाएंगे। कनाडा किसी लगाएंगे भाई, कनाडा इसीलिए लगाएंगे क्योंकि कि जीएसटी जो है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है जीएसटी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर चलते हुए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो ये लीजिए आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन ये, यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कोई हम ऐसे ही हवा में लेकर के नहीं आए हैं भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको अच्छे से देखना चाहिए कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए पहले मुख्यालय एक बार चेंज और हो चुका है, यानी कि पहले की बात करें कि पहले मुख्यालय जो था वो था कहाँ, पहले मुख्यालय यानी कि पहले मुख्यालय आखिर था कहाँ। पहले मुख्यालय था आपका कहाँ पर, प्रयागराज में। कहाँ पर था? प्रयागराज में था। और हमें पता है प्रयागराज आप ऑप्शन में है तो आप प्रयागराज ही लगाओगे, है ना। काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं अपने जो प्रयागराज ठोक कर चले आएंगे और फिर बोलोगे नंबर कट गया। न कट कैसे गया, गलत ऐसे हो गया भाई, क्योंकि पहले मुख्यालय प्रयागराज था, लेकिन अब यानी कि वर्तमान की बात करें तो भाई वर्तमान में कहाँ पर हो जाएगा, तो वर्तमान में आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। वो भी कब से, तो जून 2019 से। कब से भाई साहब? जून 2019 से यहाँ पर लखनऊ में क्या हो जाता है आपका पुलिस मुख्यालय, यानी कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर होता है, ये हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है भाई। चलिए कोई आशंका हो तो कमेंट कर जरूर बताएं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये गया, यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही हल्के में मत लेना, ठीक है भाई। चलिए अब आपके सामने ये आंख दिखा रहा है क्वेश्चन, जरा इसको आप भी दिखा दो, आंसर दे के बता दो कि ये है हम, है क्या नहीं। देखिए चयन प्रक्रिया की बात की हुई है कि यूपी पुलिस विभाग के अंदर यानी कि यूपी पुलिस के अंदर है वो चयन प्रक्रिया क्या क्या होती है, आपको पता होगा क्योंकि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें से आंसर मार सकते हो। क्या शारीरिक परीक्षण नहीं होता है, इसमें फिजिकल की बात की गई है, क्या फिजिकल नहीं होता है यूपी पुलिस के अंदर? होता है, बिल्कुल होता है भाई। क्या फिजिकल तो होता है भाई। क्या शैक्षिक योग्यता नहीं मांगी जाती है? बिल्कुल मांगी जाती है। आयु पात्रता नहीं होती, बिल्कुल आयु पात्रता होती है। क्या भाषा परीक्षण होता है? जी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ये गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भाषा परीक्षण नहीं होता, यहाँ लिखित परीक्षा होती है। क्या होती है? यहाँ पर होती है लिखित परीक्षा। तो इसको जवाब दे दो कि यहाँ पर भाई साहब लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी? यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, ना कि भाषा परीक्षण होगा, ठीक है। तो कौन नहीं है इसमें से? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? सॉरी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? आपके सामने ऑप्शन है आपके मैडम भिकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और है आपके एनी बेसेंट। कौन है आपकी है एनी बेसेंट, ठीक है भाई। यहाँ पर है आपकी एनी बेसेंट है, और ये रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? यहाँ पर थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। चौथे ऑप्शन में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरे में एनी बेसेंट, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और मैडम भिकाजी कामा। यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे पूछा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भाई साहब यहाँ पर ऑप्शन होते हुए ये है एनी बेसेंट ने स्थापना की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कैसे की थी अब बताते हैं। देखिए वैसे अगर आपको बताया जाए तो एनी बेसेंट जो है वो मूल निवासी कहाँ की हैं। अगर इनके मूल निवासी की बात करें, मूल निवासी कहाँ की हैं ये, तो भाई साहब ये मूल निवासी कहाँ की हैं? आयरलैंड की। कहाँ की हैं?
आयरलैंड। अब आयरलैंड की ये मूल निवासी है, लेकिन इनका भारत आगमन कब हुआ था? भारत आगमन, हम बात करें यहाँ पर कि इनका भारत आगमन कब हुआ था, तो भारत आगमन जो हुआ था इनका आगमन, अब भारत आगमन हुआ था इनका 1893 में, यानी 1893 में ये कहाँ आई थी? 1893 में ये भारत आई थी। और 1893 में भारत आने के बाद में ये इन्होंने 1898 के अंदर 1898 के अंदर में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था बनारस सेंट्रल स्कूल। क्या था? उसका नाम था बनारस सेंट्रल स्कूल। 1898 में इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने बनारस सेंट्रल स्कूल को ही 1916 में, कब भाई? 1916 में किस में बदल दिया? इसका नया नाम कर दिया। क्या कर दिया? नया नाम कर दिया। अब नया नाम क्या कर दिया? BHU, यानी कि VHU क्या कर दिया भाई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया इन्होंने। यानी कि वही यहाँ पर पूछा गया है आपसे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब किया था? 1916 में। और किसके सहयोग से? पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, या फिर मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के सहयोग से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो भी उससे पहले 1898 में बनारस सेंट्रल स्कूल इसका नाम था, एनी बेसेंट। ठीक है, बाकी एनी बेसेंट की बात करें तो भाई एनी बेसेंट जो है यहाँ पर इसको थोड़ा साफ कर लें। एनी बेसेंट ने समाचार पत्र लिखे थे। क्या लिखे थे? थोड़े समाचार पत्र के इनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि इनके समाचार पत्र भी है। अब समाचार पत्र 2 हैं इनके। कितने हैं? 2 समाचार पत्र है। एक का नाम है आपका, एक का नाम क्या है? एक का नाम है आपका कॉमनवेल्थ, एक का नाम है कॉमनवेल्थ, और एक का नाम है न्यू इंडियन। क्या है? न्यू इंडियन। ठीक है, ये इसके एनी बेसेंट के 2 समाचार पत्र है जो कि काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। ये कोई हल्के पूरे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है भाई, इनको थोड़ा नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इनको हवा में मत लो, क्योंकि कॉमनवेल्थ को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या होता है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी होता है आज। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यानी कि अकबर का मकबरा जो है वो है कहाँ पर? अब आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उन्नाव है, सिकंदरा है, एटा है और रामपुर है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप बताइएगा कि अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर है। हाँ, एक बात और बता दें हम कि ये क्वेश्चन जो है वो 17 फरवरी 2024 के एग्ज़ाम में आया है, जो कि आपका री एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुका है ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, ये पूछा गया है आपसे कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। और जो अभी पीछे निकल के गया था ना यूनिवर्सिटी वाला, जो हमने आपको बताया था कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके सहयोग से की थी, वो भी इसी डेट में और इसी शिफ्ट में आया है। यानी कि 17 फरवरी 2024 को ही आया हुआ क्वेश्चन है, वो पीछे वाला भी करके निकले हम। ठीक है, और ये भी है। तो बताइए, उन्नाव, सिकंदरा, एटा और रामपुर। तो यहाँ पर आपका आंसर होता हुआ क्या हो जाएगा? सिकंदरा। कौन सा सिकंदरा है ये? आगरा। कहाँ पर है ये? आगरा, अपना आगरा। ठीक है, आगरा में ये है। बाकी जैसे आपको पता होगा हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है भाई? हुमायूं का मकबरा, अब हुमायूं के मकबरे के बारे में बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे शेर शाह सूरी का मकबरा बहुत पूछा जाता है। शेर शाह सूरी, अब शेर शाह सूरी का मकबरा
अब शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सासाराम। सासाराम कहाँ पर है ये, बिहार में। कहाँ पर है जी, बिहार के अंदर हो जाएगा सासाराम। बिहार में आपका पड़ता है ये क्या, शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कि आपके टोटल के टोटल क्वेश्चन और क्वेश्चनों के बारे में हमने आपसे जानकारी भी की थी। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर अपनी बातों को विराम देते हुए, ठीक है, और हमें कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से क्वेश्चन जो है वो कितने अटैम्प्ट किए, कितने अटैम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है भाई, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका जल्द ही आएगा। ठीक है, तो आप देख लेना, और बाकी प्रैक्टिस सेट आप डले हुए हैं, आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो रेस्पॉन्स ज़रूर दिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करना अपने भाई को, सोमेश वर्मा जी को। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।